देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर रिक्शा चालक सवारियों को बिठाने से पहले उन्हें आईना दिखाता है और आईना दिखाकर वो उस आईने को तोड़ देता है। आखिर रिक्शा चालक ऐसा क्यों करते हैं और आखिर कौन सा है ये रेलवे स्टेशन, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नई घटना की ओर, जिसका शीर्षक है रिक्शा चालक। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। ये घटना तब की है जब मैं पंजाब में मजदूरी किया करता था, पर काम ना होने के चलते मेरा समय बहुत ही मुश्किलों से बीत रहा था। एक तो प्रदेश में रहना, ऊपर से खाना खर्चा, ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी। जल्दी मुझे अपने घर पैसे भी भेजने थे, तो ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक रोज़ मेरी मुलाकात जुबेर से हुई। जुबेर एक ठेकेदार था, पर उसके पास भी मेरे लिए कोई काम नहीं था। उसके पास मेरे लिए काम तो नहीं था, पर उसने मुझे एक काम के बारे में ज़रूर बताया। ये काम था रिक्शा चालक का। दरअसल जुबेर ने बताया कि उसके एक दोस्त को एक रिक्शा चालक की ज़रूरत है, उसके पैसे भी अच्छे देगा, जिसके लिए मुझे लखीमपुर जाना पड़ेगा। लखीमपुर की बात सुनते ही मैंने मन बना लिया कि यहाँ पर वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं लखीमपुर ही चला जाऊँ। और फिर मैं अगली ट्रेन से लखीमपुर के लिए रवाना हो गया और करीबन रात के 10 बजे मैं बखार स्टेशन पहुँचा, जहाँ से मुझे अब लखीमपुर जाना था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैं रिक्शा देखने लगा। फिर जब मुझे रिक्शे वाला दिखा तो मैं उसके पास गया और उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे लखीमपुर चलोगे भैया आप? मेरे ये कहते उस रिक्शे वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, हाँ क्यों नहीं, बैठिए। उसके ये कहते ही मैं उसके रिक्शे में बैठा और मैं अभी रिक्शे में बैठा ही था कि तभी उस रिक्शा चालक ने एक आईना निकाला और मुझसे कहा, साहब ज़रा इस आईने में देखिए। उसके ये कहते ही मैंने आईने की ओर देखा और कहा, क्या मजाक कर रहे हो ये? मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने भी उस आईने में एक पल झांक कर देखा और फिर मुस्कुराते बोला, आप सब ठीक है, चलिए चलते हैं भाई साहब। इसके बाद वो रिक्शा पर सवार हुआ और वहाँ से चल पड़ा। हमारे बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और फिर उसने मुझे लखीमपुर छोड़ दिया। लखीमपुर पहुँचते ही मैं पहुँचा सुदन जी के घर। सुदन जी से मिलने के बाद मैंने उन्हें जुबेर के बारे में बताया। मेरी बात सुनते ही सुदन जी ने कहा, हाँ मेरी बात जुबेर जी से हुई थी, मुझे मालूम था कि तुम आ रहे हो, पर आज तो रात काफ़ी हो गई है, कल तो मैं काम समझा दूंगा, तो आज के लिए तुम आराम कर लो। सुदन जी के ये कहने के बाद उन्होंने मुझे रात का खाना पीना करवाया और फिर सोने के लिए मुझे बिस्तर दे दिया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो उन्होंने नाश्ता पानी कराने के बाद मुझे काम समझाते हुए बोला कि हमारा बखार स्टेशन का रिक्शा चालक कहीं पर चला गया है, वो भी बिना बताए, तो ऐसे में हमें हर रोज़ नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बखार स्टेशन का भार संभाल लो, जो भी इनकम होगा उसका 80% तुम रख लेना और बाकी का मुझे दे देना। सुदन जी के ये कहते ही मैंने झट से हाँ कह दी और रिक्शा लेकर निकल पड़ा बखार स्टेशन की तरफ। फिर जब मैं बखार स्टेशन पहुँचा तो मैंने पाया कि मेरे अलावा और भी कई रिक्शा चालक वहाँ पर पहले से ही खड़े हैं। जिसके बाद मैंने भी अपना रिक्शा वहीं उन्हीं सब के बगल में लगा दिया। अभी मैं रिक्शा लगा के वहाँ खड़ा ही हुआ था कि तभी मेरी नज़र वहीं स्टेशन के परिसर में बने एक मंदिर पर गई। उस मंदिर में कोई भगवान की मूर्ति तो नहीं थी, बल्कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो वहाँ पर खड़े रिक्शा चालकों को आईना बांट रहा था। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने कहा, आज पहला दिन है क्या भैया जी? ये सुनते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी ही उम्र का एक आदमी मेरे सामने खड़ा है और उसकी ओर देखते हुए मैं बोला, हाँ जी आज मेरा पहला ही दिन है। अभी मेरे मुंह से सिर्फ हाँ ही निकला था कि इतने में ही वो आदमी बोला, मुझे लगा ही था जिस तरह से तुम उस मंदिर वाले बाबा को देख रहे थे, क्योंकि पहले दिन मैं भी उन्हें तुम्हारी तरह ही घूर रहा था। वैसे मुझे यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं। अब उसके ये कहते ही मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तो ये बताओ, ये मंदिर वाले बाबा इन रिक्शा वालों को आईना क्यों बांट रहे हैं? मेरे ये पूछते उस आदमी ने बोला, मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम,
पर जितना मैंने बाकी के 4 दिनों में देखा है उससे तो ये लगता है कि ये किसी तरह का टोटका है जो हर सवारी ऊपर किया जाता है। जैसे ही कोई सवारी इनके रिक्शे पर बैठती है तो वैसे ही ये उन्हें आईने में देखने के लिए कहते हैं और फिर आईने में सवारी की शक्ल देखने के बाद ही सवारी को उनके मंजिल तक छोड़ते हैं। दोस्तों, जैसे उस आदमी ने आईना दिखाने वाली बात कही तो वैसे ही मुझे याद आया कि बीती रात जब मैंने यहाँ से लखीमपुर के लिए रिक्शा लिया था तो उस रिक्शे वाले ने भी मुझे आईने में मेरी शक्ल देखने को कहा था। ये याद आते ही मैंने उस आदमी से अगला सवाल करते हुए पूछा, किस तरह का टोटका करते हैं ये लोग? मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए वो आदमी बोला, भाई अब तो ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे भी कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पर। हालांकि मैंने यहाँ के रिक्शा वालों से इस बारे में कई बार पूछा भी पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उस मंदिर के बाबा से पूछे बिना, ये जानते हुए कि वो गूंगे हैं। खैर इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी 11 बजे वाली ट्रेन का वक्त हो गया है, सवारियों के लिए तैयार हो जाओ। फिर इसके बाद हम दोनों में यहाँ वहाँ की बातें होने लगी और बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम अनमोल है। इस बीच जैसे 11 बजे बखार स्टेशन पर सवारियों की भीड़ जमा हो गई और मुझे मेरी पहली सवारी मिल गई जिसे मैंने छोड़ा बिहरपुर थाना। इसके बाद ऐसी लगातार सवारी मिलती रही और ऐसे ही काम करते करते कब दोपहर हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अब तक भूख भी जोरों की लग चुकी थी और स्टेशन के पास ही बहुत से खाने पीने की दुकानें भी थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या खाऊं कि इतने में ही अनमोल भी अपनी सवारी छोड़कर वहां पर आ गया और मुझे देखते पूछा, अरे प्रशांत भैया लंच हो गया क्या? या अभी करना है? मेरी ये कहते ही अनमोल बोला, चलो मेरे साथ, दोनों भाई साथ में लंच करते हैं। उसके ये कहते ही मैं उसके साथ चल पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि वो स्टेशन की किसी दुकान पर लेकर जाएगा, पर जब वो मुझे उन दुकानों से दूर लेकर जाने लगा तो मैंने अनमोल से पूछा भी, भाई हम कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पर उसने बोला कि यहाँ स्टेशन पर सिर्फ खाना मिलता है, पर जब स्वादिष्ट खाना खाना हो तो थोड़ा चलना पड़ता है। मतलब कि उसका ये कहना था कि स्टेशन पर अच्छा खाना नहीं मिलता, इसलिए वो मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहा था जहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। फिर कुछ देर के बाद हम पहुँचे एक खेत के किनारे बनी झोपड़ी में, जहाँ पर एक 12 से 15 साल की एक बच्ची चूल्हे के सामने बैठी हुई चूल्हा फूंक रही थी। झोपड़ी में दाखिल होते ही अनमोल ने उस बच्ची का नाम लेते हुए बोला, पूर्णी आज क्या पका है? अनमोल के ये पूछते ही उस बच्ची ने कहा, दाल चावल और चोखा। उस बच्ची के ये कहते ही अनमोल ने मेरी ओर इशारा करते हुए उस बच्ची से बोला, ये प्रशांत भैया हैं, आज से ये भी यहीं पर खाना खाएंगे। अनमोल के ये कहते ही उस बच्ची ने मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते प्रशांत भैया। जिस तरह से उस बच्ची ने मुझे नमस्ते कहा वो देखकर मुझे एक पल को लगा कि वो बच्ची मेरी अपनी बहन हो। उसके चेहरे की मासूमियत ने मेरा मन मोह लिया। अभी मैं कुछ बोल पाता कि तभी अनमोल ने मेरी तरफ देखते बोला, क्या सोच रहा है भाई, चल बैठ। अनमोल के ये कहते ही हम दोनों वहीं पर बैठ गए और फिर पूर्णी ने केले के पत्ते पर दाल चावल और चोखा परोसा और जैसे मैंने पहला निवाला लिया तो वैसे ही मज़ा आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सादा खाना इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। खैर खाना खाने के बाद अनमोल ने पूर्णी को पैसे दिए और कहा कि रात को वो खाने के लिए नहीं आएगा। अनमोल के ये कहने के बाद उस बच्ची ने मेरी ओर देखते पूछा, आप तो आओगे ना भैया? जिस पर मैंने बोला, नहीं मैं भी नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद अनमोल और मैं वापस से स्टेशन लौट आए और वहाँ से वापस आकर हम फिर से काम पर लग गए। मुसाफिर आते जाते रहे और इसी तरह काम करते करते सूरज भी ढल गया और जैसे ही सूरज डूबा तो वैसे ही स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी पसर गई जिसमें उदासी भरी हुई थी। फिर रात के करीबन लोकल ट्रेन के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो वैसे ही सवारियां आने लगी और तब मैंने नोटिस किया कि बाकी के रिक्शा वाले अब सवारियों को बैठाने के बाद उन्हें आईना दिखाते और उनकी शक्ल उस आईने में देखने के बाद ही उन्हें लेकर जाते। पर वहीं अनमोल ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं भी अनमोल की तरह ही सवारियों को सीधे बैठाता और उन्हें लेकर चल देता। ऐसे ही काम करते करते अब रात के 12 बज गए और मैं थक के चूर हो गया, जिसके बाद मैं स्टेशन से मालिक के घर लौट आया और दिन भर की कमाई का हिसाब देने के बाद जब मैंने उनसे अपने रहने का इंतज़ाम के बारे में पूछा तो उन्होंने हंसते हुए बोला, क्या तुमने अभी तक अपने रहने का इंतज़ाम नहीं किया? तुम्हें तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ,
पर कल अपना इंतजाम कर लेना। मालिक का जवाब सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर मैं करता भी क्या। लिहाजन में चुपचाप सोने चला गया। और फिर अगली सुबह जब मैं रिक्शा लेकर बखार स्टेशन पहुंचा, तो आज भी बाकी के रिक्शा वाले वैसे उस मंदिर वाले बाबा से वो आईना लेते हुए नजर आए। हालांकि अभी भी मेरे मन में उस आईने को लेकर कई सवाल थे, पर अभी मेरे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी था वो था अपने लिए छत का बंदोबस्त करना, यानी कि अपने रहने का जुगाड़। फिर इसी बीच जब अनमोल अपना रिक्शा लेकर वहाँ पर आया, तो उसके आते ही मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, जिस पर उसने मुझे पूर्णी का नाम लेते हुए बोला, भाई तुम पूर्णी के घर रह सकते हो, वैसे भी वो बेचारी अकेली रहती है, तुम साथ रहोगे तो उसे भी सहारा मिल जाएगा, साथ ही तुम्हारे खाने पीने की भी चिंता खत्म हो जाएगी। अनमोल का सुझाव तो अच्छा था, पर इसके बावजूद मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सवारियां भी अब आने लगी और मेरा ध्यान इस बात से हटके सवारियों पर चला गया। फिर जब दोपहर के खाने का समय हुआ, तो मैंने अनमोल से कहा, चलो पूर्णी की दुकान पर चलते हैं। जिस पर अनमोल ने बोला, आज तो मैं लंच नहीं करूँगा भाई, वो क्या है कि अब मैं डमरा बाजार के लिए निकल रहा हूँ, अब कल ही लौटूंगा, पर हाँ तुम पूर्णी से अपने रहने के बारे में ज़रूर पूछ लेना। ये बोलकर अनमोल उसी वक्त वहाँ से चला गया। अनमोल के जाने के बाद मैंने पूर्णी की दुकान जाने के बारे में सोचा, पर अकेले जाने का मेरा मन नहीं किया और वहीं स्टेशन के बाहर वाले होटल में खाने के लिए चला गया। पर जब मैंने पहला निवाला लिया, तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा होता कि पूर्णी की दुकान ही चला जाता, इतना बेस्वाद खाना नहीं खाना पड़ता। खैर उस वक्त तो मैंने जैसे तैसे वो खाना खा लिया और फिर अपने काम पर वापस लग गया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, तो वैसे वैसे मुझे ये भी चिंता खाने लगी कि रात कहीं स्टेशन पर ना बितानी पड़ जाए। और इसी बीच सूरज भी अपने तय समय पर डूब गया और इसी के साथ फिर से बखार स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी पसर गई। वहीं दूसरी ओर वो दूसरे रिक्शा चालक फिर से सवारियों को आईना दिखाने लगे और फिर उन्हें ऐसा करता देख मेरा ध्यान फिर से उस आईने ने खींच लिया। फिर इसी बीच जब एक रिक्शे वाले ने सवारी को आईना दिखाते उस आईने को ये कहते ही वहीं ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया कि आ गया ये हरामज़ादा मेरी जान लेने को। उस रिक्शा वाले के ये आईना तोड़ते ही वो सवारी जो उसके रिक्शे पर बैठी थी, बिना उस रिक्शे वाले को कुछ कहे उसके रिक्शे से उतरा और पैदल ही वो चल पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उस रिक्शा वाले ने आईना तोड़ते हुए उस सवारी को ये क्यों कहा कि आ गया ये मेरी जान लेने को। अभी मैं मन ही मन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी लड़की ने मेरा नाम लेते हुए कहा, प्रशांत भैया आप मुझे बिछौन बाजार छोड़ देंगे। अपना नाम सुनते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा, तो मैंने पाया कि वो पूर्णी है। पूर्णी को देखते मैं मुस्कुराते बोला, अरे पूर्णी तुम यहाँ पर इस वक्त? मेरे ये पूछते ही पूर्णी बोली, क्या बताऊँ भैया, घासलेट ख़त्म हो गया है, वही लेने के लिए बिछौन बाजार जाना है। पूर्णी के ये कहते ही मैंने कहा, अच्छा चल बैठ। फिर रिक्शे में मेरे ये कहते ही पूर्णी बैठी और फिर जैसे ही मैं रिक्शे पर सवार हुआ, तो वैसे ही पूर्णी बोली, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, पहले मुझे आईना तो दिखाओ, मेरी जांच तो कर लो कि मैं इंसान हूँ भी या नहीं। अभी मैं पूर्णी को कोई जवाब देता, इतने में वो ही बोल पड़ी, अरे आप तो यहाँ नए हो ना, आईना तो मंडली के लोगों को दिया जाता है, कोई नहीं आपको भी जल्दी ही मंडली में शामिल कर लिया जाएगा। जैसे ही पूर्णी ने मंडली का जिक्र किया, तो वैसे ही मैंने उससे पूछा, मंडली कैसी मंडली? मेरे इस सवाल पर पूर्णी ने जवाब तो नहीं दिया, पर यह कहा, जल्दी चलो भैया मुझे बाजार पहुंचा दो, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे हम। फिर मैं पूर्णी को लेकर बिछौन बाजार के लिए निकल गया। अभी हम बिछौन बाजार की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक जगह मुझे वही आदमी दिखा जिस पर वो रिक्शे वाला भड़का था। दोस्तों अभी मेरी एक नज़र उस आदमी पर ही थी कि तभी पूर्णी ने कहा, भैया उस आदमी पर ध्यान मत दो, बस जल्दी से निकलो यहाँ से। पूर्णी ने जिस तरह से उस आदमी को देखकर रिएक्ट किया, वो देखकर तो मैं समझ गया कि पूर्णी उस आदमी को देखकर डर गई है। खैर उस वक्त तो मैंने बिना कोई सवाल किए रिक्शा तेजी से आगे खींच लिया और फिर जब मैंने पूर्णी को बिछौन बाजार छोड़ा, तो मैंने नोटिस किया कि वो अभी भी डरी हुई है। अभी मैं पूर्णी से उसकी डर की वजह पूछता कि उससे पहले पूर्णी बोल पड़ी, भैया आप मुझे घर भी छोड़ देंगे? पूर्णी के ये कहते ही मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, पर बदले में खाना पीना कराना पड़ेगा। मेरे इतना कहते ही पूर्णी बोली, हाँ बिल्कुल भैया, मैं तो वैसे भी खाना खिलाए जाने नहीं देती। फिर इसके बाद पूर्णी ने घासलेट लिया और रात के खाने के लिए सब्जी वगैरह खरीदी।
जिसके बाद मैं पूर्णी को लेकर उसके घर पर पहुंचा, जहां उसके घर पर ताला लगा था। उस ताले पर नज़र पड़ते ही मैंने पूर्णी से पूछा, तुम क्या अकेली रहती हो यहाँ पर? मेरे सवाल करते ही पूर्णी ने बोला, अब तो अकेली रहती हूँ भैया। ये कहते हुए उसने वो दरवाजे पर लटका ताला खोला और इसके बाद पूर्णी खाना बनाने में लग गई और मैं उसे ये बोलकर वापस बखार स्टेशन चला गया कि मैं काम ख़त्म करते ही खाना खाने आऊँगा। फिर स्टेशन पर आने के बाद मैंने फिर से सवारी ढूंढना शुरू कर दिया। रात के यहीं कोई 11 बजे मैं पूर्णी के घर गया और खाना खा के स्टेशन लौट आया। क्योंकि अभी मैंने अपने रहने का इंतज़ाम नहीं किया था, तो वैसे तो पूर्णी ने मुझे अपने साथ रहने को बोला भी, पर मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं स्टेशन पर लौट आया। वैसे भी यहाँ रात में काफ़ी लोग रुकते हैं और स्टेशन पर आने के बाद मैंने एक कोने में अपनी रिक्शा लगाई और वहीं पसर गया। दिन भर की थकान के चलते मुझे नींद भी तुरंत ही आ गई, पर बीच बीच में जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती तो मेरी आँख खुल जाती थी। फिर जब ऐसी ट्रेन की आवाज़ से मेरी आँख खुली तो आँख खुलते ही मेरी नज़र उसी सवारी पर पड़ी जिसे देखकर उस रिक्शे वाले ने आईना तोड़ा था। पर यह आदमी अभी भी वहीं पर भटक रहा था और उस आदमी पर निगाह पड़ते ही मेरी नज़र उसी पर ठहर गई। फिर जब वो आदमी उस आईने के टुकड़े को उठाकर खाने लगा तो उसे ऐसा करते देख मैं चिल्लाते बोला, अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई? पर उस आदमी ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और वैसे उस आईने के टुकड़े को खाता रहा। फिर जब मैं उसे रोकने के लिए अपने रिक्शे से उतरकर उसके पास गया और उसके हाथ से जैसे ही वो कांच के टुकड़े को छीना तो वैसे ही मुझे किसी की बहुत ही बड़ी डरावनी आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं ये देख पाता कि तभी अचानक ही किसी ने मुझे नीचे पटक दिया। इससे पहले मैं उठकर वहाँ से भाग पाता कि तभी मुझे लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठ गया है। हालांकि मुझे अपनी छाती पर कोई बैठा हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर मैं महसूस पूरा कर रहा था। फिर जब मैंने चीखने की पूरी कोशिश की तो मेरा मुंह ही नहीं खुला। फिर एकाएक मेरे दिल में इतनी ज़ोर से दर्द शुरू हुआ कि मैं वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं उस मंदिर में था और मेरे पूरे बदन पर खरोंचों के निशान थे और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी मेरी छाती पर बैठा हुआ है। पर मेरे होश में आते ही उस मंदिर के बाबा ने कहा कि तू यहाँ से चला जा और फिर कभी मत आना, नहीं तो तेरी मौत तय है। उस बाबा की बात मैंने फ़ौरन ही मान ली और उसी सुबह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बखार से अपने गांव लौट आया। गांव आने के बाद मुझे अब सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर मुझे अनमोल और पूर्णी की याद भी आती रही और बीते कई सालों में मैंने उनसे मिलने की भी सोची, पर बखार का ख्याल आते ही मेरा दिल बेचैन हो जाता है। इसलिए मैं फिर कभी बखार नहीं गया और उस आईने का पूरा सच जानना अभी बाकी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में सबसे स्कैरी हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि एक लोको पायलट की है। दोस्तों एक ऐसी घटना जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया था। लोको पायलट के दौरान मुझे जो दिखा और जो मैंने महसूस किया वो बहुत ही खतरनाक था, जिसमें मेरी जान जाने से बची थी। मैं आपको बता दूं कि मैं उस रात की ड्यूटी पर था। उस रात जब कोहरा ज़्यादा घना था और हवा में एक अजीब सी ठंड पसर रही थी, जैसे जनवरी से पहले ही कोई बर्फीली परछाई धरती पर उतर आई हो। पर हैरान की बात ये थी कि लोकल लाइन का वो हिस्सा हमेशा शांति रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे इंजन के केबिन में चढ़ते ही एक झटका सा महसूस हुआ और साथ ही मुझे ऐसा भी लगा जैसे मेरे कंधों पर एक बोझ लद गया हो। रेलवे ट्रैक पर धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी और वायरलेस का स्टैटिक मेरे कानों में फुसफुसाहट जैसा बज रहा था। और तभी पहली बार मैंने वो आवाज़ सुनी थी जो धीमी आवाज़ में बोल रही थी, कोई है क्या? जिसे सुनते ही मैं चौंक गया और वो आवाज़ वायरलेस पर थी, पर चैनल वही था जिस पर आमतौर पर कंट्रोल की कॉल आती है। लेकिन यह आवाज़ किसी और की थी, किसी लड़की की। पर 2 सेकंड के बाद वही आवाज़ दोबारा आई, कृपया सुन रहे हो, मेरी मदद करो। फिर मैंने तुरंत ही कंट्रोल को कॉल किया। चैनल तो क्लियर था, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उल्टा मुझसे पूछा कि सब कुछ ठीक है क्या? लेकिन मैंने झूठ बोल दिया। हाँ, शायद गलती से कुछ नॉइज कैच हो गया होगा। लेकिन दोस्तों आसपास कोहरा धीरे धीरे और भी घना होता चला गया। सामने पटरी का सिर्फ एक फीका सा टुकड़ा ही दिख रहा था। मैं हर स्टेशन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, पर उस आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान पटरी पर कम
और हवा में तैरती उस कपकपाती पुकार पर ज़्यादा थी। मैंने सोचा शायद कोई लड़की ट्रैक के पास फंस गई हो, लेकिन सवाल था कि वो सिर्फ वायरलेस पर क्यों सुनाई देती है। जब मैं टूटी पटरियों वाले उस ढलान के करीब पहुंचा जहां सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, तभी तीसरी बार वो आवाज़ आई, पर इस बार वो आवाज़ साफ थी, मैं यहाँ हूँ। और फिर उसी पल डिपो की पुरानी फाइलें और स्टेशन मास्टर की कही गई बातें मेरे दिमाग में घूम गई कि एक हादसे में एक लड़की की मौत हुई थी, पर उसका शरीर हादसे के ठीक बाद कभी मिला ही नहीं। तभी ट्रेन भी धीमी हो गई, मानो इंजन ने जैसे सांस रोक ली हो। मुझे लगा शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन तभी कुछ और हुआ। केबिन के शीशे पर धुंध जमने लगी और उस धुंध में एक छोटा हथेली का निशान उभर आया, जैसे कोई बाहर से कांच पर हाथ रखकर टिक गया हो। उसकी डर की ठंड मेरे गले से नीचे फैलती चली गई, यहाँ तक कि मैं बाहर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे पास जो वायरलेस था वो फिर से जिंदा हो गया कि मत रुको यहाँ पर। आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा हो। मैंने कांपते हुए हाथों से ब्रेक और बढ़ाए और ट्रेन ढलान के किनारे धीरे धीरे रुकने लगी। इंजन की लाइट जैसे किसी अंधे की धुंध से दबकर मध्यम हो गई थी। सामने सिर्फ टूटी फूटी पटरी और नीचे गहरी खाई थी। मैं केबिन से उतरना नहीं चाहता था, पर किसी अनजाने खिंचाव जैसा मुझे कुछ बाहर की तरफ खींच रहा था, जैसे किसी की डरी हुई आंखें मेरी पीठ पर चिपकी हों और कह रही हों, कृपया मेरी मदद कीजिए। पर नीचे की तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, खाए के उस हिस्से में अक्सर जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी, पर उस रात कुछ भी नहीं था, बस हवा जो कानों के पास से फुसफुसाती हुई गुजर रही थी। तभी मैं टॉर्च लेकर आगे बढ़ा ही था कि वायरलेस फिर से चालू हुआ, पर इस बार बुरी तरह से टूटी फूटी आवाज़ में, जो कह रही थी कि मैं नीचे गिर गई थी पर वापस नहीं जा पाई। अब ये सुनते मेरे हाथ कांपने लगे और मैं खाई के बिल्कुल किनारे पहुंचा और टॉर्च नीचे डाल दी। गीली मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे, पर वो किसी इंसान के नहीं थे। वो बहुत हल्के, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। पर वो लड़की की आवाज़ थी। फिर अचानक ही नीचे झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफ़ेद सा कुछ बहुत तेज़ी से बाएं से दाएं तरफ भागा। इतना तेज़ था कि वो तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैं एकदम से चौंका और मैं पीछे हट गया। तभी ट्रेन के केबिन खुद पे खुद रोशन होने लगे, जैसे किसी ने अंदर चढ़कर स्विच ऑन कर दिया हो। इंजन की लाइटें बिना वजह फ्लिकर कर रही थी, जिस वजह से मेरा दिल धड़कने लगा। डर की वजह से मैं वापस से भागा और दरवाज़ा खोला, और जैसे मैं अंदर घुसा तो वायरलेस से किसी ने सांस रोककर बोला कि पीछे मत देखना। अब ये सुनते मेरी रीढ़ में बिजली सी कौंध गई। मैंने सिर ऊंचा भी नहीं किया, बस संभल कर मैं खड़ा रहा। लेकिन मेरे पीछे कोई था। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि वो केबिन का तापमान अचानक से कम हो गया और ठंडी धुंध मेरे पैरों को घेरने लगी। मैं स्थिर ही खड़ा रहा और वो आवाज़ फिर से आई कि मैं गिर गई थी और कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। अब इससे तो ये साफ था कि ये मदद की पुकार नहीं थी, बल्कि ये किसी का अधूरा इंतज़ार था, और शायद वो मुझे इस इंतज़ार का हिस्सा बनाना चाहती थी। फिर ट्रेन अचानक ही खुद पे खुद आगे बढ़ने लगी। तभी मैंने ब्रेक दबाए, पर ब्रेक बेकार थे। इंजन जैसे मेरे हाथ से छिन गया था, जैसे किसी और के नियंत्रण में हो। वो पटरी सीधी खाई की ओर जा रही थी और नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मैं ज़ोर से चिल्लाया, रुक जाओ। लेकिन मेरे इतना कहते ही ट्रेन और भी तेज़ हो गई। तभी वायरलेस से धीमी हंसी आई और ये आवाज़ बहुत हल्की और बहुत ही खाली थी कि तुम सुन सकते हो, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। अब इस आवाज़ से मैं डर से पागल हो रहा था। मेरी आंखें केबिन के शीशे पर जम गई थी। वो हथेली का निशान अब बहुत ही बड़ा हो चुका था, जैसे कोई दोनों हाथों से कांच पर दबाव डाल रहा हो। और फिर एक पल आया जब मैंने देखा कांच के उस पार एक धुंधली लड़की खड़ी थी, खोखली आंखों के साथ, होठ हिलाते हुए, जैसे वो फिर से वही शब्द कह रही हो, मदद चाहिए। पर मैंने पूरी ताकत से आपातकालीन ब्रेक मारा, जिस वजह से ट्रेन हिंसक झटके के साथ रुकी और मैं सीट से उछलकर नीचे गिर पड़ा। और जैसे उठा तो वो आवाज़ गायब हो गई। पर बाहर कोहरा अब और भी घना था और खाई के उस हिस्से से सिसकियाँ आ रही थी, बहुत ही धीमी, जैसे कोई अभी अभी पुकार रहा हो। फिर मैंने ट्रेन का इंजन घुमाया और वापस से लौटना शुरू कर दिया, पर रास्ते भर वायरलेस पर एक हल्की सी सांस चलती रही,
जैसे कोई अभी भी ठीक मेरे बगल में बैठा हो और उसके कपड़ों से गीली मिट्टी की बदबू उठती रही। कई किलोमीटर बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने बिना किसी से कुछ कहे केबिन से नीचे कदम रखा, लेकिन मेरी रूह तब ठिठक गई जब केबिन के दरवाजे पर मिट्टी से भरे छोटे छोटे पैरों के निशान भीतर की ओर जाते दिखाई दे रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। फिर उस रात से आज तक मैं वायरलेस की हर फुसफुसाहट पर चौंक जाता हूँ। कभी कभी कोहरे वाली रातों में फिर वही आवाज़ें आती हैं, बहुत धीमी, कि आप सुन रहे हो, और मैं जानता हूँ कि वो अभी कहीं नहीं गई, बस इंतज़ार कर रही है कि कोई उसकी अधूरी पुकार का जवाब दे। पर मैं अब अकेला रात की ड्यूटी नहीं करता। डर इसलिए नहीं कि वो वापस आएगी, डर इसलिए है कि मैं फिर से उसे सुन लूँगा और शायद अगली बार वो सिर्फ आवाज़ बनकर नहीं आएगी। कभी कभी इंजन के शीशे पर फिर वही हथेली का धुंधलापन उभर आता है, बस इतना कि किसी को लगे धुंध है, पर मैं जानता हूँ कि किसी का हाथ अभी भी यहाँ तक पहुँच सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अब मुझे पुकार कर रोक ना ले, क्योंकि पटरियों के उस हिस्से में जहाँ ट्रेन रुकी थी, लोग कहते हैं वहाँ रात के वक्त झाड़ियों से किसी लड़की की हल्की सिसकी आती है, और जब हवा रुकती है तो वो आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है जो कहती है, कृपया नीचे आओ। और मैं अब नहीं जानता कि उस रात अगर ट्रेन 2 सेकंड और आगे बढ़ जाती तो क्या मैं भी उसी खाई से पुकार लगाता। शायद वो इंतज़ार अभी भी पूरा नहीं हुआ है और रेल लाइन पर घूमती उसकी परछाई अब भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो उसकी आवाज़ सुन सके। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।